हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आज आपसे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की जो होती है उसमें दो इवेंट्स होते हैं। एक है आपका कि H2O का ऑक्सीडेशन होगा और O2 इवॉल्व होगा और दूसरा इवेंट है कि एसिमुलेटिंग पावर बनेगा। एसिमुलेटिंग पावर जिसको कहते हैं ATP और NADPH2। तो ATP और NADPH2 एसिमुलेटिंग पावर का फॉर्मेशन होगा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, और ये एसिमुलेटिंग पावर का CO2 को फिक्स करने में कार्बोहाइड्रेट में यूज होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द एसिमुलेटिंग पावर ऑफ लाइट रिएक्शन। एसिमुलेटिंग पावर आर ATP and NADPH2. ATP and NADPH2 fix the CO2 into carbohydrate in stroma of chloroplast during dark reaction of photosynthesis. जब डार्क रिएक्शन चलेगा तो उस समय 98% प्लांट में C3 साइकिल चलती है, लेकिन लगभग 2% प्लांट में यदि आप देखेंगे तो C4 साइकिल चलती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन के दौरान दो तरह की साइकिल चलती है। एक को कहते हैं C3 साइकिल और दूसरे को कहते हैं क्या है, C4 साइकिल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे C3 साइकिल की। देखिए C3 साइकिल में C3 साइकिल को डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था क्लोरेला नामक एल्गी पर काम करके। तो क्लोरेला नामक एल्गी पर काम करके मेल्विन कैल्विन ने सबसे पहले C3 साइकिल को डिस्कवर किया था। C3 साइकिल में यदि आप देखेंगे 3 कार्बन का बना हुआ पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं PGA का मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का बनता है पहला स्टेबल कंपाउंड, इसीलिए इस साइकिल का नाम पड़ गया क्या, C3 साइकिल। C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड जो यहां पर बन रहा है वो 3 कार्बन का है और जिसका नाम है क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 साइकिल स्टार्ट होती है CO2 से रिएक्ट करेगा और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट CO2 से रिएक्शन करेगा और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। तो CO2 एक्सेप्टर कौन है, CO2 एक्सेप्टर है 5 कार्बन का बना हुआ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। यानी कि C3 साइकिल का CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन का बना है, 5 कार्बन का बना है। क्या नाम है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट रिएक्ट विद द CO2 एंड फॉर्म द PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहला रिएक्शन कैटेलाइज होगा जिस एंजाइम के द्वारा
उस एंजाइम का नाम है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज है, और आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज को शॉर्ट फॉर्म में कहते क्या है? रुबिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं? रुबिस्को कहते हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड फॉर्म द पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो C3 साइकिल में यदि आप देखिएगा तो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप है रिडक्शन, और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। तो यानी कि 3 स्टेप में यह प्रक्रिया होती है। कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन है। तो देखिए साइकिल कैसे चल रही है। यह है आपका राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, CO2 एक्सेप्टर है। कितने कार्बन का बना है? 5 कार्बन का। और ये आप देखेंगे रिएक्ट कर रहा है 6 मॉलिक्यूल CO2 के साथ। CO2 के साथ जो एंजाइम यहां पर काम करेगा उसका नाम क्या है? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है एंजाइम का? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। और बना रहा है क्या आपसे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आप पीजीए। कितने कार्बन का बना है? 3 कार्बन का बना है। यानी कि पहला स्टेबल कंपाउंड कौन बन रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस प्रोसेस में यदि आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो कार्बोक्सिलेशन होगा तो आप यहां देखेंगे क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट is the CO2 acceptor, react with the CO2 in presence of enzyme RUBP carboxylase and form the phosphoglyceric acid as a first stable compound in C3 cycle. This process is called carboxylation. इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब आप देखेंगे यहां पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा और रिडक्शन में क्या होगा? यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में यदि आप देखेंगे तो 12 मॉलिक्यूल एटीपी यूज होगा और 12 मॉलिक्यूल एडीपी बाहर निकलेंगे। तो मैंने पहले बताया था कि एसिमिलेटिंग पावर में एटीपी और NADPH2 बनते हैं। तो लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटिंग पावर बनता है एटीपी NADPH2, उनका प्रयोग डार्क रिएक्शन में होता है। और 12 मॉलिक्यूल NADPH2 भी यूज होगा। NADPH2 यूज होगा और 12 NADPH बाहर निकल जाएंगे। DPH बाहर निकलेंगे और यहां रिडक्शन की प्रक्रिया होगी। और जब रिडक्शन की प्रक्रिया होगी तो आप देखिएगा यहां पे ये बनाएंगे ट्राइओज फॉस्फेट। तो यहां पर ये आप देखिएगा तो बना लेंगे ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट ये बना। ट्राइओज फॉस्फेट से कुछ ट्राइओज फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे सुक्रोज में, और सुक्रोज बाद में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में बन जाएगा। और कुछ ट्राइओज फॉस्फेट
का रीजनरेशन होगा। तो कुछ ट्रायोज फॉस्फेट का ये देखिए रीजनरेशन होगा और रीजनरेशन करके ये बनाएंगे राइबोस 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएंगे। राइबोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का बना है। अब राइबोज 5 फॉस्फेट रिएक्शन करेगा 6 मॉलिक्यूल एटीपी के साथ और यहां पे 6 मॉलिक्यूल एडीपी बाहर निकलेंगे। अब फिर बन जाएगा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट फिर काम करेगा नेक्स्ट साइकिल में जो है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 3 स्टेप्स में C3 साइकिल चलेगी। पहला कार्बोक्सिलेशन होगा जिसमें राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट CO2 से रिएक्ट करेगा और RuBP कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में और पहला स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद आप देखेंगे कि ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 12 ATP और 12 NADPH2 से रिएक्ट करेगा। यहां रिडक्शन प्रोसेस होगा और ट्रायोज फॉस्फेट बना लेंगे। ट्रायोज फॉस्फेट कुछ जो है पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होंगे और बाद में सुक्रोज क्या बना लेगा, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। अब कुछ ट्रायोज फॉस्फेट रीजनरेशन होगा और कई कंपाउंड बनाते हुए फाइनली बनाएंगे राइबोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट 6 ATP से रिएक्शन करेगा और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बना लेगा फॉर द नेक्स्ट C3 साइकिल। तो इस तरीके से आप देखिए 3 स्टेप्स में C3 साइकिल कंप्लीट होती है। यहां पर हमने देखा देखिए कि 6 मॉलिक्यूल CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के लिए 12 ATP ये और 6 ATP यानी कि 18 ATP की जरूरत हुई और 12 NADPH2 की जरूरत होती है। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के लिए 18 ATP and 12 NADPH2 are required। तो आप देखिए यहां पर कि 18 ATP और 12 NADPH2 की जरूरत पड़ती है 6 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए। तो एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए कितनी ATP चाहिए, तो 3 ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए, 2 NADPH2 चाहिए। तो कह सकते हैं कि C3 साइकिल के दौरान 6 मॉलिक्यूल CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी और एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए C3 साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 98% प्लांट में C3 साइकिल चलती है डार्क रिएक्शन के दौरान। अच्छा, डार्क रिएक्शन के दौरान जब C3 साइकिल चलती है तो CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन पे ही यह काम करता है। अब आइए दूसरा है C4 साइकिल और C4 साइकिल मात्र 2% प्लांट में ही होता है, 2% प्लांट में होता है। जैसे आपका है एग्जाम्पल देख लीजिए, शुगर केन है, मेज है, सोरगम है। तो इन लोगों में यदि आप देखेंगे C4 साइकिल चलती है। इसको डिस्कवर किया था हैच एंड स्लैक ने। तो हैच एंड स्लैक ने C4 साइकिल को डिस्कवर किया था वाइल वर्किंग ऑन शुगर केन पे काम करके। तो शुगर केन पे काम करके हैच और स्लैक ने C4 साइकिल को डिस्कवर किया था। C4 साइकिल के दौरान यदि आप देखेंगे तो 4 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड।
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल को कहते हैं C4 साइकिल। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA is the first stable compound of C4 cycle while working on sugarcane by Hatch and Slack। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पहला स्टेबल कंपाउंड है, जबकि आपने C3 साइकिल में देखा था पहला स्टेबल कंपाउंड कौन था? 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर आप देखेंगे कि जो CO2 एक्सेप्टर होगा, CO2 एक्सेप्टर यहां पे 3 कार्बन का बना हुआ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। पायरुवेट कहिए या पायरुविक एसिड, जिसको कहते हैं पेप। तो पेप है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। CO2 एक्सेप्टर है, ये CO2 से रिएक्शन करेगा और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा। वहां पर C3 साइकिल में पहला CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन का बना हुआ राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट था, जबकि यहां पर कौन है? यहां पर आप देखेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, 3 कार्बन का बना हुआ। C4 साइकिल जिन प्लांट में चलती है उन प्लांट्स को आप कहते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके लीव्स में पाई जाती है क्रंच एनाटॉमी। क्रंच एनाटॉमी, क्रंच का क्या मतलब है? क्रंच का मतलब है रिथ, और रिथ मतलब होता है हालो। तो रिथ मतलब है हालो। होता क्या है कि इनकी जो लीफ होती है, C4 प्लांट की जो लीफ होती है, तो उनको अंदर आप देखेंगे ये अपर एपिडर्मिस है और नीचे रहेगी आपकी लोअर एपिडर्मिस, और इनके बीच में ये पाई जा रही है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में नीचे जाइलम होता है और ऊपर फ्लोएम। तो ये इनके अंदर वैस्कुलर बंडल है, और इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, इस वैस्कुलर बंडल के आप देखेंगे चारों तरफ सेवरल लेयर की, यानी कई लेयर्स के बने हुए, सेवरल लेयर के बने हुए बंडल शीट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? बंडल शीट पाए जाते हैं। और इन बंडल शीट में यदि आप देखेंगे, तो इस बंडल शीट में यदि आप देखिएगा तो आपको एक विशेष प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और उस क्लोरोप्लास्ट को कहते क्या है? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो इनके अंदर यदि आप देखेंगे तो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर यदि आप देखेंगे ग्राना नहीं होता, ग्रेना नहीं पाया जाता, यानी केवल स्ट्रोमा पाया जाता है। और अगल बगल इधर पूरी जो है आपकी मीजोफिल सेल्स हैं, और जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर यदि आप देखेंगे मीजोफिल सेल्स में, तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। उनके अंदर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। और ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट क्या होती है भाई? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कॉमन क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें ग्रेना भी प्रेजेंट होता है और स्ट्रोमा भी प्रेजेंट होता है। तो ग्रेना भी प्रेजेंट है और स्ट्रोमा भी प्रेजेंट है। तो एक चीज आप देखिएगा जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्रंच टाइप ऑफ एनाटॉमी में जो लीफ में दिखाई दे रही है वो शो कर रहा है 2 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट। एक है मीजोफिल सेल्स का ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट, और दोनों में C4 साइकिल चलती है। क्रंच एनाटॉमी का मतलब समझ गए? यानी रिथ एनाटॉमी, जिसमें वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो है सेवरल लेयर की बंडल शीट पाई जाती है, और उस बंडल शीट में पाई जा रही है क्या? आपको ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तो दूसरे शब्दों में आप क्या कहेंगे कि जो C4 साइकिल चल रही है, इस C4 साइकिल में 2 क्लोरोप्लास्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं।
ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल्स एंड ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट। जबकि C3 साइकिल जब चल रही थी तो वहां पर आपने क्या देखा था? वहां पर आपने देखा था कि केवल एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट काम कर रहा था, और वो क्लोरोप्लास्ट कौन था? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यानी नॉर्मल या कॉमन क्लोरोप्लास्ट। अब हम आपको C4 साइकिल दिखाते हैं कैसे चलती है। ये देखिए, दो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये है आपका ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसका है? ये मीजोफिल सेल का, मीजोफिल सेल का। और नीचे है आपका ये है आपका दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो कि ए ग्रेनल है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहां मिलता है? बंडल शीट में, बंडल शीट में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका CO2 एक्सेप्टर कौन है? फास्फोइनाल पायरुवेट। पायरुवेट क्या कार्बन का बना है? 3 कार्बन का बना है। और फास्फोइनाल पायरुवेट के साथ देखेंगे आप यहां पे एक मॉलिक्यूल CO2 इनके साथ रिएक्ट करेगा, और यहां जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। और पहला स्टेबल कंपाउंड बनाएगा OAA, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। कितने कार्बन का बना है? 4 कार्बन का बना है। यानी कि CO2 एक्सेप्टर इज द फास्फोइनाल पायरुवेट, 3 कार्बन containing react with the 1 carbon containing CO2 in presence of pep carboxylase enzyme and form the first stable compound known as oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid contain 4 carbons. अब 4 कार्बन्स के बने होने की वजह से इसका नाम पड़ गया क्या? C4 साइकिल। अब आप देखेंगे ऑक्सैलोएस्टिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। मैलिक एसिड में यहां पर आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल NADPH2 यूज होगा और NADP बाहर निकलेगा, NADP बाहर निकलेगा। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट करके चला गया किसमें? एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में। और जब एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में मैलिक एसिड चला जाता है तो यहां पर आप देखेंगे तो मैलिक एसिड का क्या होगा भाई? डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा और बना लेगा क्या? पायरुविक एसिड। बनाएगा क्या? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन होगा यानी एक CO2 बाहर निकल जाएगा, तो एक कार्बन कम हो गया। मैलिक एसिड 4 कार्बन का बना है, अब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होगा, तो एक CO2 निकल गया, यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहां पर यदि आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल NADP से एक मॉलिक्यूल NADPH2 बाहर निकलेगा, यहां पर NADPH2 बन रहा है और यहां पर NADPH2 खर्च हो रहा है, दोनों पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां बड़ा रोचक चीज है कि ये जो CO2 निकला है, ये CO2 जो है जाके रिएक्शन करेगा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से। राइबोलोज 1,5
बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट से करेगा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, कितने कार्बन का बना है? 5 कार्बन का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहां पर CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का फास्फोइनॉल पायरुवेट है, और फिर जब आप देखेंगे ए ग्रेनल में आएंगे तो यहां पर CO2 एक्सेप्टर हो जाएगा 5 कार्बन का राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये बड़ा रोचक पॉइंट है। अब CO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा क्या? PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये PGA इंटर करेगा C3 साइकिल में। तो यहां पर आप देखिएगा कि C4 साइकिल के अंतर्गत भी C3 साइकिल चलेगी, C4 साइकिल के अंतर्गत C3 साइकिल चलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। तो PGA जो होता है इंटर करेगा C3 साइकिल में और बनाएगा क्या? आपका जो है सुक्रोज बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा, और वही सुक्रोज बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, और रेस्ट अब आप देखेंगे और फिर वो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट भी हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट C3 साइकिल। तो एक बड़ा रोचक पॉइंट है कि जब C4 साइकिल चलती है तो उस समय आप देखेंगे एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल भी ऑपरेट होती है, यानी कि ड्यूरिंग C4 साइकिल C3 साइकिल ऑपरेट इन द एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीड, एंड आफ्टर C3 साइकिल कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। अब देखिए ये जो पायरुविक एसिड है ये ट्रांसपोर्ट करके पहुंच गया कहां पर? ये ट्रांसपोर्ट करके पहुंच जाएगा ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में, और जब पायरुविक एसिड ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाएगा तो यहां पर ये रिएक्शन करेगा 2 मॉलिक्यूल ATP के साथ, 2 मॉलिक्यूल ATP के साथ रिएक्शन करेगा, 2 ADP बाहर निकलेगा और बना लेगा क्या? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जिसको आप कहते हैं, फॉर द नेक्स्ट C4 साइकिल, अगले C4 साइकिल के लिए। तो ये रहा C4 साइकिल। अब देखिए C4 साइकिल में एक मॉलिक्यूल CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के लिए कितना ATP कितना NADPH2 की जरूरत पड़ रही है? ध्यान दीजिए, एक NADPH2 यहां पर यूज हो गया और एक NADPH2 यहां पर बाहर निकल गया, तो ये तो नलिफाइड हो गए। C3 साइकिल के दौरान आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की जरूरत पड़ती है। 3 ATP ये और 2 ATP ये, यानी एक मॉलिक्यूल CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के लिए 5 ATP और 2 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी। दूसरा चीज, तो हम 6 मॉलिक्यूल CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के लिए कितना ATP चाहिए? तो 6 5 जा 30 ATP और 6 2 जा 12 NADPH2 DPH2। तो यदि आप कंपेयर करिए C3 साइकिल थे तो C3 साइकिल में 6 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की जरूरत थी, यहाँ 30 ATP और 12 NADPH2 चाहिए। C3 साइकिल में 1 का मॉलिक्यूल CO2 को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए, यहाँ पर 5 ATP और 2 NADPH2 चाहिए। C3 साइकिल C4 साइकिल में एक और अंतर है कि C3 साइकिल हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पर काम करती है, जबकि C4 साइकिल लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पर ही काम करती है। फ्रेंड्स, आज हमने आपसे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। थैंक यू।